किया उन्होंने। मुस्लिम जो है वो बहुत हर्ट हो गए क्योंकि मुगल के किंग को उन्होंने मुगल किंग को सिक्कों कॉइन्स पर से रिमूव कर दिया कंपनी वालों ने। फिर क्या करा, कॉमन पीपल लोग इतना हर्ट हो गए इस बात से कि उनको लगा कि डलहौजी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, ब्रिटिशर्स का एक सिपाही डलहौजी, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि बहादुर शाह जफर जो कि हमारा किंग है उसको उसने रेड फोर्ट से भगा दिया। रेड फोर्ट किंग का पहले घर था, उसको लाल किला बोलते, वहां किंग रहता था। बहादुर शाह जफर को उसने रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट है जहाँ पे हम लोग हर साल अभी तिरंगा अपना चलाते हैं, वहां से भगा दिया डलहौजी ने बहादुर शाह जफर टू को, क्योंकि वही उस वक्त किंग बनने वाला था। उन्होंने बोला अरे तुम अब छोड़ो, रहने दो, मुगल सल्तनत गई, अब ब्रिटिशर्स का सब कुछ चलेगा। तो इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे अपने किंग को उन्होंने उसके पैलेस से ही निकाल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर बहादुर शाह वुड बी द लास्ट मुगल रूलर। फिर उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और उसमें लिखा कि बहादुर शाह टू, जफर नहीं बेटा, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह दो है ना, बहादुर शाह टू जो लास्ट वाला था वो लास्ट मुगल एम्परर रहेगा और इसके बाद किसी और को मुगल एम्परर बनने ही नहीं देंगे। मतलब उन्होंने एम्परर का टाइटल भी खत्म कर दिया कि अभी तुम कोई एम्परर बन सकता है ये भी पॉसिबल नहीं, उन्होंने एम्परर का भी टाइटल हटा दिया। तो ना तो अब हमारी कंट्री में कोई किंग बचा है, जो लोग अपना लोकल लोकल रूल कर रहे थे, कोई भोपाल में था, कोई हैदराबाद में था, कोई मैसूर में था, जब कहीं कहीं पेशवा लोग थे, कहीं नवाब का अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था। तो ये तो छोटे लोग थे जो एक एक इलाके को रूल कर रहे थे, उनको तो हटा ही दिया इन्होंने सब्सिडरी अलायंस करके और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके। उसके अलावा जो हमारा कॉमन एक किंग था उसको भी हटा दिया, बोले कि अब किंगडम भी नहीं रहेगी, किंग का टाइटल भी खत्म कर दिया, किंग की गद्दी भी खत्म कर दी। अब इतना लोग कब तक सहेंगे? तो लोगों को ये समझ में आया कि तुमने सारे राज्य हड़प लिए, सही बात है, तुमने किंग को भी हटा दिया, किंग का नामो निशान सिक्कों से हटा दिया, किंग का पदवी खत्म कर दी, किंग को उसके पैलेस से निकाल दिया, अभी क्या करेगा आदमी? तो लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हमको बंदी बना लेंगे, एक तरह से हमें गुलाम बना लेंगे, और इसके पहले कि हमको गुलाम बनाए हमको इनको भगाना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसा है जिसको रीजन समझ में नहीं आ रहे हैं कि 1857 का रिवोल्ट हुआ क्यों? तो जब इन्होंने ये निकाला डलहौजी ने कि बहादुर शाह टू विल बी द लास्ट एम्परर, मतलब ये लास्ट एम्परर है, इसके बाद इसका कोई भी बच्चा हो उसको हम लोग एम्परर नहीं मानेंगे, उसको हम लोग नॉर्मल इंसान ही मानेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने फिर डिक्लेयर करा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग। कैनिंग कौन है? कैनिंग वो है बेटा जो डलहौजी के बाद आया है। तो 1856 में डलहौजी ने इतना कार्यक्रम मचाया है ना, इतना, मतलब 1856 में डलहौजी चला गया था, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस उसने इतना ज्यादा कर दिया था, अब लोग उसको इतना नापसंद करते थे कि डलहौजी 1856 में चला गया। डलहौजी के जाने के बाद आया कैनिंग, और कैनिंग ने ये बोला कि 1856 में कि बहादुर शाह टू के बाद उसके जो बच्चे होंगे उसको किंग हम लोग नहीं मानेंगे। तो एक तरह से 1856 में लोगों को ये पता चल गया कि आज से इंडिया में कोई किंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बच्चों को अंग्रेजों ने किंग भी मानने से मना कर दिया है। दीज एक्शंस क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द रूलिंग फैमिलीज। ये सारी बातें सुनकर के जितने राजा रजवाड़े, जितने लॉर्ड और जितने नवाब थे जगह जगह के, वो लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या बात है, तो किंग भी खत्म हो गया है इंडिया से। और इसी वजह से वो लोग बहुत डर गए कि धीरे धीरे करके जो थोड़े बहुत बचे राज्य भी हैं इंडिया में, अंग्रेज उनको भी हड़प लेंगे और उन सबके हमारे सारे बच्चों को वो लोग सड़क पे ले आएंगे और हमारी पूरी जागीरें हड़प लेंगे। कुछ राज्य बच गए थे थोड़े बहुत। With the annexation, existing administrative machinery was abolished. धीरे धीरे वो हर राज्य को हड़पते, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा चेंज कर देते, नवाब हटा देते, पुलिस हटा देते, अपना पुलिस, अपना कचहरी, थाना, सड़कें, रेलवे, रोडवेज, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ अपना यूरोपियंस का लाके लगा देते। और यूरोपियंस को, और जो भी वो नई चीज बनाते या जो नया बिल्डिंग बनाते उसका इंचार्ज किसी यूरोपियन को रखते, यानी जो छोटे मोटे नौकरों वाले काम है वो इंडियंस को दे देते। लेकिन जो बड़ी पोजीशंस थी जिनको अथॉरिटी वाली बोलते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस होता है आज के टाइम में, और आज के टाइम पे जैसे पीएमसीएम होता है, उन वाली सारी पोजीशंस पे वो जब एक जगह को हड़पते तो वहां के जो पहले रहे नवाब होते हैं, वहां के जो पहले वाले जमींदार होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, उन सबको हटा देते और नई जो जगह बनाते पावरफुल वाली कि अब तुम पैसा कलेक्ट करोगे, अब तुम पुलिस को देखोगे, अब तुम कोर्ट को देखोगे, तो सब उन्होंने यूरोपियंस को लगा दिया। क्या मान्या, क्या बोल रहे हो बेटा? एक मिनट बेटा।
या तो जब वो कोई चीज को ले लेते तो ऑब्वियसली पूरी लैंड उनके कंट्रोल में आ जाती। लैंड का पूरा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला जो होता, उन सबको उन्होंने यूरोपियन बड़े बड़े ऑफिसेस जहाँ पे पावर है, पैसा है, उन सारे ऑफिसेस में यूरोपियंस को बैठा देते। जिस भी राज्य को वो अनेक्स करते, अनेक्स का मतलब हासिल कर लेते या हड़प लेते, तो जिस भी राज्य को वो अनेक्स कर लेते किसी भी नीति के तहत, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, चाहे सब्सिडी अलायंस हो, कोई ना कोई बहाना दे करके राज्य को हड़प लेते और उसकी जितनी भी जागीर होती सब कंट्रोल कर लेते और फिर नए लोगों को वहां पे अपॉइंट कर देते और बड़ी बड़ी पोजीशन पे यूरोपियन को अपॉइंट कर देते। ये कार्यक्रम थोड़े दिनों तक तो चलता रहा। तो 1856 में आया, फाइनली लोगों को समझ में आ गया कि हमको एक रिवोल्ट करनी पड़ेगी और इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, ये तो जमींदारों की हमने कहानी सुनी कि जमींदार और किंग लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। अब जरा नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम सुन लेते हैं। और एक और बहुत बड़ा कॉज जो है वो ये था कि ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते इंडिया का। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जैसे बड़े टर्म से डरने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी को एक्सप्लॉइट की हिंदी में क्या होगी बेटा? मुझे हिंदी नहीं आ पा रही, लोग बताओ। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, शोषण। शोषण का मतलब किसी को बहुत परेशान करना। तो शोषण कर रहे थे, इकोनॉमिक मतलब पैसे वाला शोषण। पैसे वाला शोषण क्यों? तुम्हारे पास इतना पैसा सारा लूट के इंग्लैंड ले गए। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सुनने में बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, लेकिन छोटी सी बात है। इकोनॉमिक का मतलब मनी रिलेटेड, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण या किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ना देना, बहुत परेशान करना। तो ब्रिटिशर्स ने जो दूसरी पॉलिसी थी जिसका नॉर्मल लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी तक जो हमने दिक्कतें देखी वो तो हमने ये देखी कि नवाबों से कैसे उन्होंने जागीर छीन ली, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग पेशवा बाजीराव की बात करें, चाहे अंग्रेज वो अवध के नवाब की बात करें। हमने अभी तक Yes, केवल ये देखा ma'am. है कि अंग्रेजों ने किस तरह से नवाब और किंग लोगों की सारी जमीनें हड़प ली। अब हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने नॉर्मल लोगों को कैसे परेशान किया। नॉर्मल लोगों को उन्होंने कैसे परेशान करा? विलेज की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, जो मान्या ने भी पूछा। यानी इंडिया में उस वक्त लोग और तरह का काम नहीं करते थे। 70-80% लोग, यानी मान लो अगर इंडिया में टोटल 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में 80 लोग उस वक्त खेती करते थे। क्योंकि हम उस वक्त इतने मॉडर्न नहीं थे और हम लोग को और कुछ आता नहीं था, तो हम सारे ही लोग उस वक्त खेती करते थे। तो हम खेती कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हम लोग खेती कैसे करते थे? हम लोग की प्रिमिटिव टूल्स थे, हल था, बैल होता था, खेत जोता, फसल वसल उगाई, मस्त एंजॉय किया, खा लिया, सो गए। उन्होंने पूरा का पूरा कॉमर्शियलाइजेशन ही कर दिया हमारे एग्रीकल्चर का। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है? कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है बेटा मुनाफाखोरी। मतलब तुम जमीन पर खाने के लिए खाना नहीं उगाना चाहते हो, तुम जमीन पर वो चीजें उगाना चाहते हो जिनसे पैसा मिलता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? बहुत छोटा एग्जांपल मैं देती हूँ। मान लो कि पूरे नोएडा में हम सब लोग बहुत भूखे हैं, हम लोग को खाना चाहिए, लेकिन कल से तुमको बिग बास्केट या नीचे की दुकानों पे खाना मिले ही ना, तो तुम क्या करोगे? घर पे खाना उगाएंगे। अगर तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है तो क्या होगा? अभी तो मम्मी खाना इसीलिए बनाती है ना क्योंकि नीचे सब्जी बिक रही है, दाल चावल सब कुछ मिल रहा है। अगर ये सब मिलना बंद हो जाएगा तो मम्मी कैसे खाना बनाएंगी? Yes, ma'am. तो तो क्या होगा उस केस में? कीमतें बढ़ जाएंगी कि नहीं? यानी जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जो थोड़ा बहुत खाना Yes, होगा, ma'am. The price will increase. दुकान वाले उनको खाना देंगे जो ज्यादा पैसा देंगे। सही बात है कि नहीं? जब कम चीजें रहेंगी, Yes, मान लो ma'am. नीचे केवल 5 किलो आलू बचे हैं और खरीदने वाले 50,000 लोग खड़े हैं, तो आलू बेचने वाला कहेगा कि भाई मैं 5 लाख में आलू दूंगा, तो लोग खरीदेंगे। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो हम लोग की जमीनें थी जिसमें हम लोग खाना उगाते थे, उन्होंने जमीनों पे खाना उगाने से मना कर दिया। बोले अब तुम लोग इसमें गेहूं दाल चावल ये सब मत उगाओ, तुम लोग इसमें कॉटन और इंडिगो उगाओ। कॉटन क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ कॉटन उगाते थे और वो हमारा कॉटन कॉटन एक, किसी को अगर पता है कि नहीं, जो मैंने कपड़ा पहना है कॉटन है, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने टी शर्ट पहना है कॉटन है। कॉटन एक फसल है बेटा। उस फसल से जो कॉटन का जो फ्लावर होता है उससे थ्रेड बनता है और उससे बनते कपड़े। और वो कपड़े उस वक्त इंग्लैंड में मशीनें थी बड़ी बड़ी, वो लोग कॉटन में कपड़े बनाते थे। तो उन लोगों को बहुत सारे रॉ कॉटन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि इंग्लैंड में इतनी जमीन नहीं थी कि वो कॉटन उगा सके। कॉटन उगता है जिस क्लाइमेट में, वो क्लाइमेट इंडिया में थी या फिर अफ्रीका में। तो हम तो केवल इंडिया की स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो क्लाइमेट थी उस क्लाइमेट में कॉटन उगती थी। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से कॉटन भर भर के शिप में ले जाते थे इंग्लैंड में,
और वहां ले जाकर के अपनी मशीनों में उस कॉटन के कपड़े बनाते थे और वो कपड़े फिर वो पूरे वर्ल्ड में बेचते थे और मुनाफा कमा करके अपनी जेब में रखते थे। तो उनको कॉटन अगर चाहिए तो कॉटन उगाने के लिए उनको जमीन भी तो चाहिए होगी, तो उनके पास तो जमीन थी नहीं, इंग्लैंड छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी, इंडिया इतना बड़ा। And ma'am, तो उन्होंने हमें मजबूर किया कि तुम लोग, हाँ मान्या बोलो। and मैम फिर ब्रिटिशर्स कुछ खाते नहीं थे। नहीं खाते थे ना। तो यानी कि बात यह है कि जितना हमारे पास जमीन था उस जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा उन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन को दे दिया। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब मुनाफाखोरी के लिए शुरू कर दिया कि इसमें केवल कॉटन या इंडिगो ही उगेगा। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है लेकिन तुम उसमें इंडिगो या कॉटन नहीं उगाना चाहते। इंडिगो एक डाई है जो नील वगैरह जो कपड़ों को कलर करने के काम आती थी। यस मैम, तुम नहीं चाहते हो कि तुम उगाओ, उसकी वजह लेकिन से मान्या बेटा आप लैंड टाइप करा करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा। हाँ, तो उस वजह से क्या होता है कि वो लोग मजबूर करते थे हम लोग को कॉटन और इंडिगो उगाने के लिए। अब हमारे यहाँ के किसान चाहते थे कि वो गेहूं दाल चावल उगाएं ताकि खाने की प्रॉब्लम ना हो हमारी कंट्री में, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसा करने ही नहीं देते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या दे रखा था, बहुत सारे नवाबों को या बहुत सारे जो पीजेंट्स लोग थे उनको उन्होंने पहले कभी कर्जा दे रखा था और कर्जा देने की वजह से उनसे दस्तखत करा लेते अलग अलग डॉक्यूमेंट पे। हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो हम लोग वो लोग फंसा लेते थे, डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिए, हमको पता ही नहीं उसके अंदर लिखा क्या, इंग्लिश में लिखा होता था। बाद में कहते कि अगर तुमने इतना टैक्स नहीं पे करा तो तुम्हारी जमीन हम हड़प लेंगे, और वो लोग बहुत बड़ा टैक्स लगा देते। मान लो कि तुम्हारे पास जमीन है लेकिन तुम उसमें इंडिगो नहीं उगाना चाहते, कॉटन नहीं उगाना चाहते, तो वो कहेंगे कि तुम इतना सारा टैक्स पे करो। तुम कहोगे कि माई बाप मैं इतना टैक्स कैसे पे करूँ, इतना तो मेरी जमीन में उगता ही नहीं है। तो बोले अगर तुम टैक्स नहीं पे कर सकते तो फिर इंडिगो या कॉटन उगाओ, अगर तुम टैक्स भी नहीं दोगे और इंडिगो और कॉटन भी नहीं उगाओगे तो तुम्हारी जमीन हम हड़प लेंगे। तो इस तरह से वो ब्लैकमेल करते और पूरे लोगों को परेशान करते। इस चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हमारी खेती का, हमारी पूरी खेती खराब हो गई क्योंकि इंडिगो और कॉटन को उगाने से, इंडिगो को ज्यादा उगाने से जो हमारी लैंड थी वो बंजर होने लगी और खाना कम उगता था तो बहुत सारे लोग बेटा भूखमरी से मरने लगे क्योंकि कंट्री में इतना राशन ही नहीं बचता था, जितनी लैंड थी उससे ज्यादा लोग थे और बहुत सारी लैंड पे ब्रिटिशर्स ने यही सब लगा रखा था, इंडिगो या कॉटन। तो बार बार वो लोग ऐसी ऐसी चीजें करते और अगर मान लो कभी कुछ उगा भी लो कि मान लो गेहूं चावल उग भी रहा है तो टैक्स इतना ज्यादा लेते थे वो लोग। तो ब्रिटिशर्स ने जब दीवानी का राइट ले लिया बैटल ऑफ बक्सर के बाद, मैंने पता ना रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और रेवेन्यू कहाँ से आता था, रेवेन्यू पीजेंट लोगों से आता था। पीजेंट लोग जो अपने जमीनों में उगाते थे उसका कुछ पार्ट वो टैक्स के तौर पर देते थे। जैसे आज हम लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को टैक्स की तरह देते हैं ना, वैसे उस टाइम पे जो लोग खेती करते थे तो जो जितना मान लो मतलब 50 किलो तुमने उगाया तो 5 किलो तुम टैक्स की तरह दोगे गवर्नमेंट को, वो चलता था टैक्स का फॉर्मेट। और वही टैक्स जो गवर्नमेंट के पास आता था तो उन लोगों ने टैक्स बहुत बड़े रेट पे लगा रखे थे कि इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स के चलते लोग बहुत गरीब होने लगे। इतना पैसा इतना उगता ही नहीं था खेतों पर जितना हाई वो लोग टैक्स लगाते थे। और इसके चलते चलते धीरे धीरे क्या होने लगा कि कैश क्रॉप्स, मतलब इंडिगो और कॉटन, इनको हम कैश क्रॉप बोलते हैं क्योंकि ये केवल पैसे के लिए उगाई जाती है, इनको खा नहीं सकते आप, इनको बोलेंगे कैश क्रॉप। और जो हम लोग खाते वो है फूड क्रॉप। तो ब्रिटिशर्स ने हमको मजबूर किया कि हम कैश क्रॉप उगाए, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, हमको गरीब कर दिया और इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि लोग भूखमरी से मरने लगे। तो पीजेंट और जमींदार दोनों ही लोग बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए उनकी ये रेवेन्यू पॉलिसी से। उनको लगा कि यार पूरा पैसा तो तुम लोग लूटे ले रहे हो, सुकून से जीने भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। और सिल्क तो बेटा सिल्क की खेती नहीं होती है, सिल्क कून है जो कीड़े से बनता है, तो सिल्क की भी वो लोग खोरी करते थे। सिल्क को यहाँ से कम दामों में ले जाते थे, यूरोप में महंगे दाम पे बेचते थे, पर सिल्क का लैंड से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सिल्क की खेती नहीं होती। तो मैंने ये जो बताया रीजन तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो इतना हाई टैक्स वसूलते थे वो लोग, जो टैक्स हम लोग पेजेंट्स लोग दे नहीं पाते थे। और जब आप टैक्स देने से चूक जाओगे तो कुछ टाइम के बाद में वो लोग आपको आएंगे, वो लठियाल लेके चलते थे, ब्रिटिश के पास आर्मी थी, वो उन लोगों को पीटते थे जो लोग टैक्स नहीं भर पाते थे, और पीट करके फिर जबरदस्ती साइन करा लेते थे और उनकी जमीन भी हड़प लेते थे। तो देखो कितना बड़ा सिस्टम है, पहले राजाओं की जमीन हड़प ली, फिर जमींदारों की जमीन हड़प ली, फिर कंट्री से पूरा एम्परर ही खत्म कर दिया, अब नॉर्मल जमीन यानी नॉर्मल लोगों की जमीन भी उन्होंने हड़प ली, सबकी जमीन हड़प ली। तो इस तरह से करते करते बहुत लोग परेशान हो गए और 1857 के रिवोल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट करा। 1857 के रिवोल्ट के केवल इमीडिएट 2 कॉज बचे हैं, लेक्स टू लेक्स क्लास में मे भी ये चैप्टर खत्म होगा। इतना आज यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस मैम।
वरुण, शाश्वत, समृद्धि, मान्या आदि कोई ऐसा है जिसको ये कहानी ना समझी हो जो मैंने आज समझाई? Okay, so I am writing 2 questions here. You just have to write down those questions and do it as the part of your group work. Okay? और बस वही खत्म है. नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की होगी. हाँ बेटा. सब लोग अपना पोएम और वो सब भेजना शुरू करो जिसको जो पढ़ना है अगला चैप्टर. मैम टेंसेस ही कंटिन्यूड होंगे. क्या बेटा? टेंसेस ही कंटिन्यूड होंगे.